जय गुरुदेव। मैं नीरजा सक्सेना, आपकी टीचर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के चैप्टर 6 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके पूछे जाने की चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। दूसरा ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, इनको समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऐसे जो हमारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट आर मोस्ट रिपीटेड, दैट आर मोस्ट आस्क्ड, वो क्वेश्चन को हम आज इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Okay, now we'll start the first question. The first most important question that is related to cell theory. What is cell theory and who gave the cell theory? कितनी बार आता है what are the postulates of cell theory, what are the points related to cell theory? तो cell theory की अगर हम बात करते हैं तो it was given by two scientists that were Szechuan and Sechleden, ठीक है। और इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेल के बने हुए हैं। ये तो हम जानते ही हैं कि अब हम ये इजीली कह सकते हैं। पहले जिस समय ये थ्योरी दी गई थी उस समय शायद इन चीज़ों में लोगों को इन्फॉर्मेशन या नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब हम कंटिन्यूसली इन चीज़ों को और भी ज़्यादा एडवांस में पढ़ चुके हैं। हमें मालूम है कि हमारी बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल की बनी हुई है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल। ये फर्स्ट पॉइंट है किसका? सेल थ्योरी का। सेकेंड पॉइंट है सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमारे चैप्टर का नाम भी है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, इसका मतलब क्या होता है कि सेल जो है वो सबसे छोटा वो पार्ट है जिसके अंदर जीवन चलता है। तो यस, वो सबसे छोटा पॉइंट है जो हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर को भी बनाता है, हमारी शेप को बनाता है और साथ में हमारे सारे फंक्शंस भी करता है। इसीलिए हम इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा सेल थ्योरी का है दैट सेल इज़ द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो हमारा थर्ड पॉइंट है दैट इज़ ऑल द न्यू सेल्स, और वी कैन से ऑल द एग्जिस्टिंग सेल, दे हैव अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ कोई सेल अभी नया नहीं बना हुआ है, कोई भी सेल ऐसा नहीं है जो अचानक से कहीं से आ गया नया। सारे सेल पुराने सेल से ट्रांसफॉर्म होके बन रहे हैं, दैट मीन्स इवॉल्व होके बन रहे हैं। इसी को तो इवोल्यूशन कहते हैं। दैट मीन्स जितने भी नए सेल्स हैं ये सारे के सारे हमारे पुराने सेल्स में चेंजेस होके बने हैं। ऐसा नहीं कि वो जीवित हैं अभी तक, लेकिन उनके अंदर लगातार चेंजेस आए। जैसे हम अगर बात करते हैं प्रिमिटिव मैन आज होमो सैपियन सैपियन में बदल गया है, उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जितने भी नए सेल्स हैं वो सारे के सारे प्रीवियस सेल से ही अराइज हुए हैं। तो थर्ड पॉइंट है हमारा ऑल द एग्जिस्टिंग सेल्स हैव अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो 3 पॉइंट है हमारे, किसने दिए? सेचवान एंड सेचलेदन हु प्रपोज। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल? प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस हैं? तो ये तो हमें पता ही है प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस हैं अगर हमने चैप्टर पढ़ा है तो। फिर भी हम उनको एक साथ रखकर जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है जो एनिमल सेल में नहीं होती, क्योंकि प्लांट्स स्टेशनरी हैं, उनको अपने बाहर एक और प्रोटेक्शन चाहिए जिसके लिए उनके पास सेल वॉल है। लेकिन ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स, ये तो स्टेशनरी नहीं है। अगर बारिश होती है तो हम अपनी जगह को चेंज कर सकते हैं, अगर धूप है तो भी हम अपनी जगह को चेंज कर सकते हैं, कोई दुश्मन है तो भी हम अपने आप को भाग कर वहाँ से बचा सकते हैं। इसलिए हमें सेल वॉल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लांट्स को है। तो प्लांट्स ऑलवेज हैव सेल वॉल अराउंड देम। ये फर्स्ट मेजर डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल का। दूसरा, अगर हम कहें प्लांट्स में प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स हमने पढ़ा है, आगे अभी हम और डिस्कस कर सकते हैं कि प्लास्टिड्स आर द कलर्ड पिगमेंट दैट आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स। ये 3 तरह के हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो ये हमारे सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। इसीलिए तो प्लांट्स अपने क्लोरोप्लास्ट को यूज करके फोटोसिंथेसिस करके फूड बना सकता है, एनिमल्स तो नहीं बना सकते। तो दैट मीन्स प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। थर्ड, अगर हम देखते हैं द साइज ऑफ द न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियस है उसका साइज एनिमल सेल में बड़ा है और प्लांट सेल में छोटा। उसका भी रीज़न है,
क्योंकि एनिमल के सेल एडवांस हैं, मूवमेंट हो रहा है, बहुत सारे और इमोशंस हैं। ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए जो न्यूक्लियस है उसका साइज़ बिगर है, और जो प्लांट सेल हैं कंपैरेटिवली सिंपल हैं, तो उनके अंदर जो न्यूक्लियाई है वो छोटा है। फिर हम बात करते हैं वैक्यूल की। जो वैक्यूल्स हैं वो एक या दो प्रेजेंट हैं प्लांट में, लेकिन बड़े हैं, वो पूरी जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं सेंटर प्लेस, और न्यूक्लियस को एक तरफ किनारे में फेंक दिया है। जबकि जो एनिमल सेल है उसमें न्यूक्लियस सेंटर में है, छोटे छोटे कुछ वैक्यूल्स हैं जो पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं। दैट मीन्स कि अगर हम बात करते हैं वैक्यूल की, तो एनिमल सेल में बहुत सारे वैक्यूल्स हैं लेकिन उनका साइज छोटा है, जबकि प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स हैं वो कैसे हैं, एक या दो ही हैं, और वो एक या दो भी जो हैं वो कैसे हैं, सेंटर में प्लेस्ड हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिलेटेड टू वैक्यूल। अब अगर हम इसके बाद देखते हैं कि और क्या डिफरेंस हो सकते हैं, तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो एनिमल सेल में हैं और प्लांट सेल में नहीं है। वो क्या है, जैसे सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम। ये सेल डिवीजन के टाइम पे काम करते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन में काम करते हैं, और ये सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम दे आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल, दे आर नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल। तो हमने बेसिकली डिफरेंस देखा, क्या क्या डिफरेंस है। Cell wall that is present in plant cell, plastids present in plant cell, big vacuole present in plant cell. What is present in animal cell? Centriole and centrosome not present in plant cell, they are present in animal cell. And what more, they have uh, animal cell, they have big nucleus as compared to the plant cell. So these are the basic differences that are present in the animal cell and the plant. Okay, now let's move to the third question. Third question is also related to difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. पहली बात तो क्या आपने इनको सुना है, डू यू नो व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल्स? प्रोकैरियोटिक का जनरल मीनिंग है प्रिमिटिव सेल्स, प्रिमिटिव जैसे कुछ बैक्टीरियाज, और यूकैरियोटिक मॉडर्न सेल्स जैसे कि हमारे सेल्स, प्लांट्स के सेल, बहुत सारे एनिमल्स के सेल, ये सब किसके बने हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के, एडवांस सेल के। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये प्रिमिटिव सेल्स हैं। जब शुरुआत हुई होगी तो प्रिमिटिव सेल से ही हुई होगी इस जीवन की। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो डेफिनेटली जो डिफरेंस है वो तो होना जायज़ ही है, उनके बीच में डिफरेंस तो हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उनको प्रिमिटिव कह रहे हैं, तो उनके अंदर कुछ कमी होगी। हम ये नहीं कह सकते कि इसका मतलब हम ज़्यादा इवॉल्व हैं जो यूकैरियोटिक है, क्योंकि हम भी वही काम कर रहे हैं उस सेल से जो प्रिमिटिव कर रहे हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली उनके अंदर कुछ चेंजेस हैं हमारे से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर चेंज की। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन डिफरेंस है वो है न्यूक्लियस की। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनका जो न्यूक्लियस था वो वेल डिफाइंड नहीं था। दैट मीन्स कि जैसे हमने पढ़ा न्यूक्लियस को, उसके चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उस समय प्रेजेंट नहीं थी सेल्स में। तो दैट मीन्स कि उनका जो न्यूक्लियस था, उनका जो क्रोमेटिन मटेरियल था, वो पूरा का पूरा सेल के अंदर बिखरा हुआ था, और इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, वी कॉल इट न्यूक्लियोइड। दैट मीन्स जिसमें मेम्ब्रेन ना हो ऐसे न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट था। जबकि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट था न्यूक्लियस, या प्रेजेंट है न्यूक्लियस। अब सेकेंड डिफरेंस की तरफ हम आते हैं। जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब उनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबके ऊपर एक मेम्ब्रेन है। यूकैरियोटिक में तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं है, दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो थर्ड डिफरेंस कम, दैट इज़ ऑफ द सेल वॉल। जो सेल वॉल है प्रोकैरियोटिक सेल्स की, वो पेप्टिडोग्लाइकन नाम के केमिकल से बनी है। इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। जबकि अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स में, तो ज़रूरी नहीं है सेल वॉल हो। जैसे हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में तो सेल वॉल है ही नहीं, लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक प्लांट्स की भी बात करें तो उनके ऊपर जो सेल वॉल है दैट इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट केमिकल, दैट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोस,
ठीक है। या अगर हम बात करें मशरूम्स की तो दे आर मेड अप ऑफ चिटिन, जो फंजाई हैं, लेकिन उनमें पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल नहीं है। तो थर्ड डिफरेंस हमारा क्या हो गया कि जो सेल वॉल है वो डिफरेंट केमिकल्स की बनी हुई है, ठीक है। तो हमने तीन अभी हमने पढ़ा, तीन कौन कौन सा, सबसे पहले न्यूक्लियस, सेकंड हमने पढ़ा सेल मेम्ब्रेन, थर्ड हमने पढ़ा कि जो उसके अंदर जो सेल वॉल है वो डिफरेंट केमिकल की है। अब हम उसके बाद बात करते हैं उनके क्रोमोसोम की। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट है। सिंगल क्रोमोसोम मतलब वन क्रोमोसोम, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में बहुत सारे मल्टी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। किसी में आपको मालूम है ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं, किसी में इसका नंबर ह्यूमन बीइंग से भी बहुत ज़्यादा है। तो नंबर कैन वैरी बट दे आर मोर देन वन। यूकैरियोटिक में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक में एक ही है। एक और मेन डिफरेंस है, जो डीएनए है प्रोकैरियोट्स का वो सर्कुलर है। सर्कुलर मतलब एक सर्कल की तरह क्लोज्ड है, ठीक है। जबकि जो डीएनए है यूकैरियोटिक्स का वो लीनियर है। आपने देखा ना डीएनए की कैसे स्ट्रक्चर दिखाते हैं, ऐसे दो लूप्स आपस में जो है एंटेंगल होके मूव करते हैं। तो जो डीएनए है उन दोनों की स्ट्रक्चर भी अलग है, ठीक है। तो जल्दी से एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं। सबसे पहले अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो उसमें सर्कुलर डीएनए है प्रोकैरियोटिक में, लीनियर डीएनए है हमारा यूकैरियोट्स में। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 1 है प्रोकैरियोट्स में, ज़्यादा है यूकैरियोट्स में। सेल वॉल अगेन दोनों अलग अलग केमिकल से बनी है, उसमें बनी है पेप्टिडोग्लाइकन में की, और जो यूकैरियोट्स हैं उनमें सेलुलोज की बनी है ज़्यादातर प्लांट्स में। उसके बाद और डिफरेंस क्या है हमारा, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी ऑर्गेनेल जो है वो प्रोकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट नहीं है। यूकैरियोट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं। और मेजर डिफरेंस उसके अंदर न्यूक्लियस तक भी बाउंड नहीं है, न्यूक्लियस के ऊपर भी उनके कोई लेयर नहीं है, तो इसको हमने क्या बोला, न्यूक्लियोइड है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स हैव न्यूक्लियोइड, वेयर एज द यूकैरियोटिक सेल्स दे हैव न्यूक्लियस। वेल उसके आपको तो मालूम है एक न्यूक्लियस के ऊपर तो डबल लेयर है मेम्ब्रेन की, है ना, डबल लेयर है, एक इनर लेयर एक आउटर लेयर। तो ये हमारे मेजर डिफरेंस हुए। अगर एग्जांपल पूछते हैं तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो तो जितने भी आपको दिख रहे हैं, जो भी आप देख पा रहे हैं, जो भी आपको विजिबल हैं, क्योंकि साइज़ भी कंपेयर अगर हम करते हैं तो प्रोकैरियोटिक का साइज़ जो है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू द यूकैरियोटिक सेल्स। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द सेल और द सेल ऑर्गेनेल दैट इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। मेरे ख्याल से 50-60% स्टूडेंट्स तो इसका आंसर दे सकते हैं कि दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं, सेकेंड पार्ट इज़ दिस। तो सेकेंड पार्ट जो है उसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या फंक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। तो एनर्जी किस फॉर्म में प्रोड्यूस हो रही है, एटीपी के फॉर्म में। व्हाट आर एटीपी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, बहुत बार आता है फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट का मतलब 3 मॉलिक्यूल्स हैं उसमें फॉस्फेट के। जब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को ब्रेक डाउन करेंगे तो बनेगा ADP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और अगर हम इसको और ब्रेक डाउन करते हैं तो बनेगा फॉस्फेट मॉलिक्यूल। दैट मीन्स कि जितना हम ट्राइफॉस्फेट पे जा रहे हैं उसमें एनर्जी ज़्यादा है, डाई में थोड़ी सी रिलीज़ हो गई और फॉस्फेट में और भी कम एनर्जी बची। इसीलिए हम, क्योंकि ये एनर्जी को होल्ड कर रहा है, इसलिए हमने इसको बोला एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और ये एनर्जी कहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज़ बीइंग प्रोड्यूस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन क्या ये जो पूरा रिएक्शन है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, नो। अगर हमें बात करते हैं कि फूड का ब्रेकडाउन और एनर्जी प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, पायरुवेट में, और ये होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है, ग्लूकोज इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू
पायरुवेट। अब ये पायरुवेट कहाँ एंटर करेंगे? इन द माइटोकॉन्ड्रिया, और आगे का रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी में बदलने का रिएक्शन जो है वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और बेसिकली जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो कहाँ हुई? माइटोकॉन्ड्रिया में हुई। इसीलिए हमने उसको क्या बोला? वी कॉल इट पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, दैट इज विच पार्ट इज कॉल्ड द सेल ऑर्गेने विच पार्ट ऑफ द सेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द cell, that is mitochondria, because it is producing energy in the form of ATP. Now the last question, the most important of all, that is related to plastids. अभी हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि जो प्लास्टिड्स हैं वो बेसिकली क्या हैं? दीज आर द कलर्ड पिगमेंट्स। कि कलर्ड पिगमेंट्स क्या कर रहे हैं? ये कलर्ड पिगमेंट डिफरेंट फंक्शंस कर रहे हैं, और ये सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट है, एनिमल्स में प्रेजेंट है ही नहीं। तो ये जो प्लांट्स में प्रेजेंट हैं इनको हमने क्लासीफाई किया, हमने इनको 3 टाइप का बताया, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। हालांकि हम क्रोमो और क्लोरो को एक ही में रखते हैं, लेकिन फिर भी अभी आपके 9th के स्टैंडर्ड के हिसाब से हम तीनों को डिफरेंट पार्ट्स में हम स्टडी करेंगे। जो क्लोरोप्लास्ट है दैट इज़ ऑफ ग्रीन कलर, ठीक है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है यही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी ऑन करता है। दैट मीन्स कि जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है वो जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन चल रहा है वो कहाँ चल रहा है? दैट इज़ बीइंग डन इन द क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट अगेन इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट यू शुड स्टडी, ठीक है। अगर आप कहेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। तो जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। जो सेकेंड है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मैनी डिफरेंट कलर्स, जैसे फ्लावर्स के डिफरेंट कलर, फ्रूट्स के डिफरेंट कलर्स, ये कलरफुल पिगमेंट्स हैं जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी हो सकते हैं और फूड को डिफरेंट अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी हो सकते हैं, क्योंकि फूड को अट्रैक्टिव बनाना भी ज़रूरी है। अब आप किसी अट्रैक्टिव से, सुंदर से, कलरफुल, जब आप किसी प्लांट के ऊपर आप फ्रूट या फ्लावर को देखते हैं तो आपका मन करता है उसे प्लक करने का, उसे टच करने का, जिससे उनका डिस्पर्जन होता है या पॉलिनेशन होता है। तो ये डिफरेंट कलर्स जो मिलते हैं फ्रूट और फ्लावर को, दीज आर फ्रॉम क्रोमोप्लास्ट। थर्ड इज़ ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट नॉर्मली कलरलेस होता है, ये फूड को स्टोर करता है अपने अंदर। तो जैसे मैंने अगर एक एप्पल देखा तो एप्पल के बाहर रेड कलर, दैट इज़ बिकॉज ऑफ क्रोमोप्लास्ट, और उसके अंदर जो जूसी पार्ट है, उसका जो पल्प है जिसे हमें खा रहे हैं, तो वो जो पार्ट है दैट इज़ ड्यू टू द ल्यूकोप्लास्ट, जो स्टोर कर रहा है उसके अंदर किसी फूड मटेरियल को। तो प्लास्टिड्स क्या हैं? प्लास्टिड्स आर द कलरफुल पिगमेंट्स, ठीक है। ये कलरफुल पिगमेंट्स डिफरेंट फंक्शन कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, उसको कलरफुल बना के उसको अट्रैक्टिव भी बना रहे हैं, और उसको फूड स्टोर करने का भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमने आज डिस्कस करे 5 बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और हम आगे भी ऐसे वीडियोस पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर कोई टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, कोई टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है कि इसको मुझे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, देन यू कैन श्योरली आस्क मी। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय गुरुदेव।